हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीपीसी 12 पर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने का तरीका। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो मैनुअली हम उसको रोटेट किए थे। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसकी रेटेड स्पीड और रेटेड टॉर्क पर रन होने लग गई थी। लेकिन आज हम, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट है कि हम हर बार मैनुअली किसी भी मशीन को जाके रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए परमानेंट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आज हम वो परमानेंट सॉल्यूशन वाला मेथड ही पढ़ेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने दो सिमेट्रिक डायग्राम बनाए हैं, एक ये वाला और दूसरा वो वाला। इधर वाला आपको एक सिमेट्रिक डायग्राम दिख रहा होगा, एक इधर वाला। दोनों एक ही तरह के हैं। ये थोड़ा मशीन को अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करने में फायदा देगा। किस तरीके से एक्चुअल कनेक्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, वो थोड़ा इसका इजीली फॉर्म है, समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। लेकिन ये एक्चुअल चीज होती ऐसी है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको ब्रीफ कर देता हूँ। आप एग्जाम में ऐसे भी करके आ सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको याद करना ये वाला इजी होगा, इसलिए आप इसको एग्जाम में करके आ सकते हैं। लेकिन समझ इससे लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बन जाए। तो ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक स्टेटर बना दिया जो कि होता है इंडक्शन मोटर का। ये एक रोटर बना दिया, ये रोटर, ये स्टेटर, जो कि दोनों होते हैं। मैंने कोई अलग काम तो नहीं किया, जैसा होता है वैसे ही किया। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पल्सेटिंग फ्लक्स में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था रोटर, लेकिन उसमें एक ही वाइंडिंग थी। लेकिन यहाँ पर मैंने दो वाइंडिंग बनाई है। ये वाली जो कोयल है या फिर वाइंडिंग है उसको हम बोल रहे हैं मेन वाइंडिंग। कौन सी बोल रहे हैं फ्रेंड्स? मेन वाइंडिंग। और ये वाली जो वाइंडिंग है जो इस तरीके से लपेटी गई है, देखो इस तरीके से, ये क्रॉस, ये डॉट, क्रॉस और डॉट। तो क्रॉस से वायर अंदर, करंट अंदर जा रहा है, डॉट से बाहर निकल रहा है किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे। ध्यान रखना है किसी एक टाइम इंस्टेंट टी का है। जैसे ही हाफ साइकिल दूसरी आएगी, यहाँ डॉट होगा, वहां क्रॉस होगा। तो हम किसी भी एक टाइम टी इंस्टेंट का स्टडी कर लेते हैं तो बाकी हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। हम देख चुके हैं कई बार ये सब। तो हमने इस बार दो वाइंडिंग कंसिडर किए। एक को बोला है हमने मेन वाइंडिंग, दूसरी को हमने बोला है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ध्यान रखना दोनों वाइंडिंग को हमने 90 डिग्री अपार्ट बाउंड किया है। अगर मेन वाइंडिंग की इस तरीके से बाउंड किया है तो इससे 90 डिग्री अपार्ट हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बाउंड किया है। ध्यान रखना 90 डिग्री, ये आपको जरूर ध्यान रखना, 90 डिग्री का जरूर ध्यान रखना। दूसरा मैंने क्या किया है, जो ये मेन वाइंडिंग है और ये जो 90 डिग्री मैंने बोला, ये फिजिकली 90 डिग्री अपार्ट है एक दूसरे से। ध्यान रखना फिजिकली होती है। फिजिकली मतलब सच में अगर ये रोटर है तो एक वाइंडिंग को अगर ऐसे लपेटेंगे तो दूसरी को ऐसे लपेटेंगे। तो ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस और एक ये एक्सिस 90 डिग्री है ना। तो आप जो स्टेटर देखोगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का तो उसमें ऐसा ही होगा, फिजिकली 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो और दूसरा हमने क्या किया, इसमें ये जो मेन वाइंडिंग है वो होती है हाईली इंडक्टिव। हाई एल का मतलब हाईली इंडक्टिव। और इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है मेन वाइंडिंग में? आई मेन। आई मेन का मतलब मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने बोल दिया आई मेन। दूसरा ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जो इससे 90 डिग्री फिजिकली अपार्ट है, उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? आई ऑक्सिलरी, क्योंकि डॉट से बाहर निकलता है इसलिए डायरेक्शन इधर बना दी। और ये होती है, उसको हम रखते हैं हाईली रेजिस्टिव। हाईली रेजिस्टिव रखेंगे उसका कुछ फायदा होता है इसको। ये हाईली इंडक्टिव होती है क्योंकि इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है। तो ये हाईली इंडक्टिव। हाईली इंडक्टिव कैसे है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और क्योंकि L प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? N स्क्वायर। इस तरीके से इसको हाईली इंडक्टिव बना लेते हैं। ये हाईली रेजिस्टिव होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। चलो ये और डीप की बात है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। पर अभी इसमें ये जो मैंने इधर बना रखा है, ये सिंगल फेज ऐसी सप्लाई बना रखी है जिसका ये पॉजिटिव कंडक्टर है, ये नेगेटिव कंडक्टर है। मतलब ये बस बार है सिंगल फेज की। सिंपली बोले तो बस बार है सिंगल फेज की। ये पॉजिटिव कंडक्टर मतलब पॉजिटिव बस, ये नेगेटिव बस। तो मैंने क्या किया, मेन वाइंडिंग के लिए ये वाली है मेन वाइंडिंग, यहाँ पॉजिटिव से लिया एक। इसमें ये इंडक्टर बनाने का मेरा इतना सा मीनिंग है कि आप समझ जाएं इसको देख के कि ये हाईली इंडक्टिव है। और यहाँ पर रजिस्टर बनाने का सिर्फ इतना सा मीनिंग है, आप समझ जाएं कि ये हाईली रजिस्टिव है। अब फ्रेंड्स यहाँ से ये हाईली इंडक्टिव और हाईली रजिस्टिव से हम दूसरा एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे होंगे कि देखिए ये हमारी है मेन वाइंडिंग, ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग की एक्सिस कौन सी होगी?
अगर यहाँ से करंट एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर निकलती है तो ये मेन वाइंडिंग की एक्सिस होगी, मेन वाइंडिंग के एमएमएफ की एक्सिस ये होगी। तो मैंने देखो ये एक्सिस बना दी एफ मेन के लिए, एमएमएफ की एक्सिस कौन सी होगी, मेन वाइंडिंग की ये। दूसरा, अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये है तो यहाँ ये वाली ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसमें ये क्रॉस है, ये डॉट है, तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी, ये क्रॉस से फिंगर्स अंदर डाल के डॉट से बाहर निकालेंगे तो ये वाली एक्सिस आएगी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया एफ ऑक्सिलरी। ये आप देख पा रहे होंगे एफ ऑक्सिलरी, तो ये एफ ऑक्सिलरी की एक्सिस है और ये एफ मेन की एक्सिस है। तो इधर का कंप्लीट होता है इस तरीके से। रिजल्टेंट एमएमएफ जो इससे निकलेगा वो कितना होगा, एफ आर, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एमएमएफ। समझ में आ रहा है? जो इसका रिजल्टेंट एमएमएफ होगा वो कितना होगा, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एमएमएफ। दूसरा, इधर देखिए, ये हमने बनाया है मेन वाइंडिंग और ये बनाई है मैंने ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब देखिए, अगर ये मेन वाइंडिंग है तो ये इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, तो मैंने सपोज किया इस तरीके से गोल गोल अगर इसमें करंट घूम रहा है तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी, ये, इसलिए मैंने इसको लिख दिया एफ मेन। और यहाँ पर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी, ये, इसलिए इसको लिख दिया एफ ऑक्सिलरी। आप कंफ्यूज मत होना, इसमें एफ ऑक्सिलरी है, इसमें मेन नहीं आया। जिस तरीके से वाइंडिंग बनाएंगे उसकी एक्सिस चेंज हो जाएगी, तो हमने इधर इस तरीके से बनाया तो एफ ऑक्सिलरी की एक्सिस ये आ गई, एफ मेन की एक्सिस ये आ गई। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है मेन वाइंडिंग में आई एम कोस ओमेगा टी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आई एम कोस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट मेन वाइंडिंग के करंट से 90 डिग्री पीछे है। लेकिन ये तो हमने गलत लिख दिया, मैंने देखो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होती है, हाईली रेजिस्टिव, मेन वाइंडिंग क्या होती है, हाईली इंडक्टिव। तो इंडक्टिव करंट्स हमेशा ही रेजिस्टिव करंट से 90 डिग्री पीछे होते हैं। अगर हम इनको प्योर रेजिस्टिव, इसको प्योर रेजिस्टिव, इसको प्योर इंडक्टिव मान ले तो इंडक्टिव करंट्स रेजिस्टिव करंट से हमेशा ही 90 डिग्री पीछे होते हैं। तो इसलिए ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। इसको हम कोस ओमेगा टी कंसिडर करेंगे, ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे, कोस ऑफ ओमेगा टी कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई एम कोस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, आई एम कोस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब ठीक, क्योंकि मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव है इसलिए उसका करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। ये हमारा रिलेशन होना चाहिए। अब सही है, आई एम कोस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भी रिजल्टेंट एमएमएफ क्या होगा, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एमएमएफ। अगर हम दोनों के एमएमएफ को जोड़ दें, और अगर वो जोड़ने से जो इक्वेशन हमारे पास आए वो इक्वेशन अगर रोटेटिंग एमएमएफ की इक्वेशन आ जाए तो इससे क्या होगा, करके देखते हैं। अब क्या है, रिजल्टेंट एमएमएफ जो हमको मिलेगा उसकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं, वो क्या निकल के आती है उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट एमएमएफ की इक्वेशन। देखते हैं रिजल्टेंट एमएमएफ की इक्वेशन। तो रिजल्टेंट एमएमएफ की इक्वेशन के लिए एफ आर इज इक्वल टू क्या है, एफ आर इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ एम, या फिर एफ ऑक्सिलरी प्लस एफ मेन, ए ऑक्सिलरी एम मेन। एफ ऑक्सिलरी की वैल्यू लिखें तो क्या होगा, आई एम कोस ओमेगा, ये एमएमएफ लिखा मैंने, ठीक है ना। तो करंट से एमएमएफ हमने कैसे बनता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इसके नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, जो पल्सेटिंग फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि इसका एमएमएफ कैसे बनेगा। तो मैं इसका एमएमएफ लिख देता हूँ एफ मैक्स। अब क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग की एक्सिस ये है और इसी को अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर मैं मान लूँ, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर मैं इसको मान लूँ तो एफ मैक्स कोस ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ अल्फा। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस एक्सिस को, एफ मैक्सिमम कोस ओमेगा टी कोस अल्फा। और आपको ये भी पता है कि थोड़ी देर के लिए अगर हम मेन वाइंडिंग को भूल जाएं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की एक्सिस को हम क्या माने, रेफरेंस एक्सिस माने, तो वो पल्सेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। जैसे क्योंकि सिंगल फेज वाइंडिंग है, हमने पल्सेटिंग फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि मेन वाइंडिंग भी हमारे पास है तो सिंगल वाइंडिंग है, तो ये कौन सा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, पल्सेटिंग फ्लक्स। और पल्सेटिंग फ्लक्स या एमएमएफ की इक्वेशन क्या होती है,
पल्सेटिंग एमएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, यही होती है। तो एफ मैक्स कॉस ओमेगा टी कॉस ऑफ एल्फा। फ्रेंड्स एक और यहाँ पर मुझे आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेन वाइंडिंग की करंट्स है वो जो इस तरीके से फ्लो हो रही है उसको आप ऐसे फ्लो नहीं करवा के ऐसे फ्लो करवा दीजिए, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये एमएमएफ की एक्सिस क्या हो जाएगी ये, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो एफ मेन क्या हो जाएगा ऐसे, क्योंकि करंट अभी इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। सपोज करंट इस वाइंडिंग में इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो उसकी एक्सिस ये है, ये नहीं हो कि एक्सिस ये है, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा। अभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मानने से क्या होगा, अभी जब इक्वेशन लिखने दो अभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया एफ मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी कॉस ऑफ एल्फा। अब क्या है, मेन वाइंडिंग का अगर एमएमएफ निकालेंगे तो क्योंकि उसमें भी सेम करंट फ्लो हो रही है, और लेट सपोज नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम ही, लेट सपोज नंबर ऑफ टर्न्स तो सॉरी सेम हम नहीं रख सकते क्योंकि वो हाईली इंडक्टिव है या हाईली रेजिस्टिव है, लेकिन सपोज करो इसका मैक्सिमम फ्लक्स है वो भी, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएमएफ है वो भी एफ मैक्सी है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए एफ मैक्स। अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब मुझे ये बताइए इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस में, इसकी एक्सिस ये है फ्रेंड्स, एफ मेन ये, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, इसलिए तो हमने इसको रेफरेंस माना है, तो ये कोस ऑफ एल्फा माइनस 90 डिग्री। अब इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पल्सेटिंग फ्लक्स के दोनों लेक्चर देखने होंगे, अगर वो आप देख लोगे तो ये मैंने कैसे लिखा है समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स ये इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया और एफ मैन को इस तरफ बना दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोस एल्फा माइनस 90 डिग्री लिखना था, प्लस 90 डिग्री नहीं लिखना था। इसलिए अगर इधर करूंगा तो प्लस 90 डिग्री लिखूंगा, तो उससे कैलकुलेशन करूंगा, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, इसलिए इसको एफ मैन को मैंने इधर कर दिया। और अगर मैं प्लस यहाँ पर प्लस कोस एल्फा प्लस 90 डिग्री करके अगर कैलकुलेशन करता तो फिर मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ता, जो मैं नहीं लेना चाहता था, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहता था, इसलिए इतना सा अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। तो ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ गया, एफ मैक्स। इसमें ऐसा करो, आप दोनों को ऐड करोगे तो कोस ओमेगा टी कोस ऑफ एल्फा, कोस ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ एल्फा प्लस कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री कोस ऑफ एल्फा माइनस 90 डिग्री। ये चीज आ गई। फ्रेंड्स अगर मैं इसको कैलकुलेट पूरा नहीं करना चाह रहा, इसमें 2 को डिवाइड करूंगा, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे, तो जो इसकी इक्वेशन आएगी वो आएगी एफ मैक्सिमम कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस एल्फा। ये आ जाएगा रिजल्टेंट एमएमएफ। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, यूट्यूब हम अपने चैनल पे अपलोड नहीं होता, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड हो नहीं पाता, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं बता रहा। मैं इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आई तो आप देख रहे हो कि एफ आर इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम कोस ओमेगा टी माइनस एल्फा, और ये किसकी इक्वेशन है, ये रोटेटिंग एमएमएफ की इक्वेशन। आपने देखा होगा रोटेटिंग एमएमएफ या रोटेटिंग फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में पहले भी बता चुका हूँ, उसमें आप देखे होंगे कि ये रोटेटिंग एमएमएफ की इक्वेशन है। और कौन सी रोटेटिंग एमएमएफ की इक्वेशन है, फॉरवर्ड रोटेटिंग एमएमएफ। तो फ्रेंड्स इससे हमको क्या पता चला कि अगर हम दो कोइल को फिजिकली 90 डिग्री अपार्ट रख देते हैं और दोनों में जो करंट फ्लो होता है वो भी 90 डिग्री एक दूसरे से आगे पीछे होता है, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, 3 फेज इंडक्शन मशीन का कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा सकते हैं और ये मशीन भी सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। तो इस तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों वाइंडिंग फिजिकली 90 डिग्री अपार्ट होना चाहिए और दोनों के बीच में 90 डिग्री करंट जो फ्लो हो रही है उनके बीच में भी 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं कर सकते, इसलिए इस लेक्चर को भी यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।